नमस्कार सभी को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के 15 नंबर के पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ लिंकेज या सहलग्नता पर चर्चा होगी। लिंकेज या सहलग्नता किसे कहते हैं, इसका क्या थ्योरी है, इसको किसने मुख्य रूप से बताया था, इन विभिन्न बिंदुओं पर मुख्य रूप से इस पार्ट में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई जाती है। परिभाषा देखिए, लिखिए परिभाषा, चलिए कॉपी पेन निकालिए। परिभाषा देखिए, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित वे जीन जो एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो इस प्रवृत्ति को सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं और इन जीन को सहलग्न जीन या लिंक्ड जीन कहा जाता है तथा इन कैरेक्टर को लिंक्ड कैरेक्टर सहलग्न लक्षण कहा जाता है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि एक ही क्रोमोसोम पर स्थित वे जीन, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित वे जीन जो जनरेशन टू जनरेशन साथ जाने की क्षमता रखते, साथ जाते हैं, उनको कहा जाता है लिंकेज। उस क्रिया को कहते हैं लिंकेज कहा जाता है, सहलग्नता कहा जाता है। तथा ऐसे जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में साथ जाते हैं उनको लिंक्ड जीन कहा जाता है, सहलग्न जीन कहा जाता है। और इन जीन पर जो लक्षण स्थित होते हैं जिसके कारण ये लक्षण भी मुख्य रूप से जाते हैं तो उनको कहा जाता है लिंक्ड कैरेक्टर या सहलग्न लक्षण के नाम से जाना जाता है। तो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ क्रोमोसोम पर स्थित वे जीन जो एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उसी प्रवृत्ति को सहलग्नता या लिंकेज के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है, उस क्रिया को सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं। और ऐसे जीन जो जाने की क्षमता रखते हैं, जो एक साथ जाते हैं, उनका नेचर होता है, तो उसको कहा जाता है लिंक्ड जीन या सहलग्न जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंक्ड जीन या सहलग्न जीन कहा जाता है। तथा ऐसे कैरेक्टर जो इनके माध्यम से जाते हैं इनको मुख्य रूप से कहा जाता है लिंक्ड कैरेक्टर या सहलग्न लक्षण के नाम से जाना जाता है। पहली चीज तो ये डेफिनेशन। सभी ये जीन, क्या सभी जीन मिलकर एक सहलग्न समूह बनाते हैं। क्या ये जो इस प्रकार के जीन होते हैं वह क्या बनाते हैं, सहलग्न समूह यानी लिंक्ड ग्रुप बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, लिंक्ड ग्रुप बनाते हैं।
और इन सहलग्न समूह की संख्या, ये जितने बने इन सहलग्न समूह की संख्या अगुणित सेट के यानी हैप्लॉइड सेट के बराबर होती है। विशेष ध्यान लिख लीजिए आप लोग, सहलग्न समूह की संख्या क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट के बराबर होती है। सहलग्न समूह की संख्या क्रोमोसोम के हैप्लॉइड सेट के बराबर होती है। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, इनकी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बताया जाता है। फिर बताया जाता है सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। ठीक, ओके। देखिए अब क्या, सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो देखिए गुणसूत्री सिद्धांत यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ठीक है, तो देखिए, तो टीएच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? टीएच मॉर्गन नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मुख्य रूप से सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वैज्ञानिक का नाम लिख लीजिए। सबसे पहले टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने सहलग्नता का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये लिख लीजिए। अब ये सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था, इनकी क्या बातें मुख्य थी इसमें, तो देखिए सबसे पहली बात देखिए, जीन गुणसूत्र पर लाइनियर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। टीएच मॉर्गन ने बताया था कि जीन क्रोमोसोम पर लाइनियर सीक्वेंस में अरेंज्ड रहते हैं। क्या जीन क्रोमोसोम पर लाइनियर क्रम में मुख्य रूप से अरेंज रहते हैं। ये सबसे पहली बात आपको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि जीन जो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, जीन अभी मैं स्ट्रक्चर बता के आता है, उसमें यदि आपको ध्यान होगा कि 40 नंबर का आपने मतलब टॉपिक पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा, तो उसमें स्पष्ट तौर पे बताया गया था कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोटिड जो बताए थे, उन क्रोमेटिड पर मुख्य रूप से क्रोमोमियर प्लेस पाए जाते थे, यानी क्रोमोमेटा लूप्स लिए रहते थे। उन्हीं प्लेस को क्या कहते थे, क्रोमोमियर प्लेस या जीन बेरिंग प्लेस कहा जाता है, अर्थात जीन पाए जाते थे उस पर। तो मैंने उस समय भी कहा था कि लाइनियर सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं। किस सीक्वेंस में अरेंज रहते हैं? लाइनियर सीक्वेंस में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दूसरा क्या बताया, सहलग्न जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। सहलग्न लिखिए, लिंक्ड जीन एक ही क्रोमोसोम पर, भाई स्वाभाविक है, इसकी तो बात कहने वाली बात ही नहीं है कि जो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होंगे तभी तो पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्य रूप से एक साथ जाने की क्षमता रखेंगे। क्या एक साथ? भाई सहलग्न किसको कहा? सहलग्न, नाम से स्पष्ट हुआ, सहलग्न यानी साथ साथ चलना। क्या? साथ साथ चलना। तो स्वाभाविक है कि जब एक क्रोमोसोम पर ये जीन स्थित होंगे तभी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुख्य रूप से साथ साथ जाएंगे। तो ये स्पष्ट रूप से लिख दिया, लिंक्ड जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। जो एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, जितने नजदीक होते हैं, क्या, जो मुख्य रूप से क्रोमोसोम पर स्थित जीन, देखिए एक यहां मैं बताना चाह रहा हूं,
तो एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, फिर इधर मैं बना देता हूं पूरे पर जीन में है ये। सपोज दैट कि इसको दिया गया ए, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया गया 4, इसको दिया गया 9, इसको दिया गया 10, इसको दिया गया 11। अब आपसे कोई पूछे कि ये क्रोमोसोम पर जो जीन स्थित हैं, इनमें सबसे अधिक साथ जाने की क्षमता किसमें होगी, साथ जाने की क्षमता किसमें होगी? तो स्वाभाविक है कि 1, 2 जीन जो है, फर्स्ट और सेकंड नंबर के जो जीन है जो बिल्कुल नजदीक स्थित है, क्या बिल्कुल नजदीक स्थित है, तो उनमें साथ साथ जाने की क्षमता बहुत अधिक होगी, यानी कि एक साथ जाएंगे। अर्थात ये कहा जाता है कि जो जीन जितना अधिक नजदीक होता है, उनमें साथ जाने की एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सबसे ज्यादा क्षमता पाई जाती है। और जो जीन एक ही गुणसूत्र पर अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनमें मुख्य रूप से साथ जाने की क्षमता कम होती है। क्या होती है? साथ जाने की क्षमता कम होती है। तो यहां पॉइंट लिख दीजिए, तीसरे नंबर का पॉइंट, सेहलिंग्ड जीन लिंक्ड जीन की पावर दो सहलग्न जीन्स की दूरी पर निर्भर करती है। लिंक्ड जीन की पावर, लिंक्ड जीन की पावर यानी साथ साथ और लिख दूं जिससे आप समझ जाएं। इसको मैं डाल दे, दो सहलग्न जीन की, सहलग्न जीन की दूरी, बिल्कुल स्पष्ट शब्द लिख दिया, दूरी पर निर्भर करती है। क्लियर? लिंक्ड जीन की पावर यानी कि सहलग्न जाने की शक्ति, साथ साथ जाने की जो शक्ति होती है, वह मुख्य रूप से दो सहलग्न जीन के कितने पास हैं, वो तो साथ साथ जाएंगे। और जो अत्यधिक दूरी पर स्थित है, वह मुख्य रूप से साथ साथ जाने की क्षमता कम होती है। तो एक चीज मुख्य रूप से ये फिर बताया जाता है, हेरिडिटी के दौरान यानी वंशागति के दौरान सहलग्न जीन अपने मौलिक संयोजन में रहने की, आ जाएगा, चेष्टा रखते हैं। क्या? वंशागति के दौरान यानी हेरिडिटी के दौरान, ये ना रह गया था, हेरिडिटी के दौरान सहलग्न जीन अपने मौलिक संयोजन में रहने की चेष्टा रखते हैं। कि मतलब मौलिक संयोजन से मतलब जो जीन जितना नजदीक है, वह वंशागति मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो साथ साथ जाए। कैसे जाए? साथ साथ जाए, इस प्रकार की वो चेष्टा रखते हैं। जैसे कि मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्लास में कई दोस्त पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं साथ में, मेरे साथ में कई क्लासमेट हैं, लेकिन नजदीकी दोस्त कौन सा है? नजदीकी दोस्त कौन सा है? नजदीकी दोस्त वह होगा जो एक मोहल्ले में रह रहे हैं या एक गली में रह रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक जैसे लक्षण है उनके। तो निश्चित तौर पर उनमें ये क्षमता होगी कि स्कूल जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे तो साथ साथ जाएंगे। और एक यहां स्थित है हाउसिंग बोर्ड में, और एक दूसरे मोहल्ले में स्थित है, क्या, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, तो वो साथ साथ कैसे जा सकते हैं? वो साथ साथ कैसे जा सकते हैं? तो स्वाभाविक है, वही चीज लिखा गया कि हेरिडिटी के दौरान सहलग्न जीन अपने मौलिक संयोजन में रहने की चेष्टा रखते हैं। तो मौलिक संयोजन यानी कि वास्तविक स्थिति जो है वह मुख्य रूप से रखते हैं, पहली बात। ठीक है? फिर बताया जाता है प्रभावी युग्म विकल्पी एक, क्या, देखिए, लिंकेज में प्रभावी युग्म
विकल्पी, यानी इनको क्या कहा जाएगा, डोमिनेंट एलील्स, डोमिनेंट एलील्स एक ही क्रोमोसोम पर तथा रिसेसिव यानी अप्रभावी युग्म विकल्पी दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के अरेंजमेंट को सिस अरेंजमेंट कहा जाता है। भाई क्या बात है, देखिए चित्र के द्वारा समझ लीजिए इसको। एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इस पर एक पर डोमिनेंट होंगे और दूसरे पर रिसेसिव होंगे। तो वही लिखा है कि लिंकेज में बताया जाता है, लिंकेज में प्रभावी युग्म करिए डोमिनेंट एलील्स एक ही क्रोमोसोम पर, रिसेसिव एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। तो डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पर और रिसेसिव एक क्रोमोसोम पर, इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, सिस अरेंजमेंट कहा जाता है। दूसरा देख लीजिए, जब एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट और रिसेसिव और दूसरे पर भी रिसेसिव और डोमिनेंट स्थित होते हैं। देखिए एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट और रिसेसिव, दूसरे क्रोमोसोम पर रिसेसिव और डोमिनेंट स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांस अरेंजमेंट कहा जाता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, यहां नहीं दिखाई दे रहा नीचे, तो यहां मैं बगल से लिख देता हूं, ट्रांस अरेंजमेंट। कोई पूछे ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है, क्रोमोसोम पर एक ही क्रोमोसोम पर डोमिनेंट और रिसेसिव स्थित होते हो, दूसरे पर भी डोमिनेंट और रिसेसिव स्थित होते हो, तब उस प्रकार की कंडीशन को क्या कहा जाता है, अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ट्रांस अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं, ट्रांस अरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। तो एक मुख्य रूप से ये चीज। दूसरा बताया जाता है कि संलग्न जीन के अलग होने की संभावना है ना हो, क्या क्रोमोसोम पर स्थित वे जीन जो बहुत अत्यधिक नजदीक स्थित होते हैं, बहुत, देखिए यहां एक पॉइंट लिखा हुआ है कहीं, लिंक्ड जीन की पावर दो संलग्न जीन की दूरी पर निर्भर करती है। यानी जितने अधिक नजदीक स्थित होंगे तो उनके पूरे के पूरे जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचने की क्षमता रखते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की क्षमता रखते हैं। तो स्वाभाविक क्या कहा गया, जब संलग्न जीन के अलग होने की संभावना ना हो, जब संलग्न जीन के, नोट कर लीजिए नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, चलिए नोट करिए, चलिए, जब संलग्न जीन के अलग होने की संभावना ना हो तो इस प्रकार की कंडीशन को पूर्ण संलग्नता, कंप्लीट लिंकेज के नाम से जाना जाता है। यानी कंप्लीट लिंकेज की पावर किसमें होगी, किसमें होगी कि जो जीन जितना अधिक नजदीक स्थित होगा, नियरेस्ट स्थित होगा, नियरेस्ट पाया जाता होगा, तो उनमें पूरे के पूरे एक साथ जाने की क्षमता होगी, पूरे के जीन एक साथ चले जाएंगे। यानी इस प्रकार की लिंकेज को क्या कह दिया, कंप्लीट लिंकेज कहा गया। और यह कंप्लीट लिंकेज मुख्य रूप से मेल ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, मेल ड्रोसोफिला में देखने को मिलती है।
और इस प्रकार के जीन जो अत्यधिक दूरी पर क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, तो जिनमें के पूरे जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में साथ जाने की क्षमता नहीं रहती, या संभावना अलग होने की संभावना होती है। क्या उसमें क्या बताया था? अलग होने की संभावना नहीं होती है, इसमें बताया जा रहा अलग होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार की लिंकेज को क्या कहा जाता है? इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। यानी कंप्लीट लिंकेज में न्यू कैरेक्टर आर नॉट फॉर्म्ड। क्लियर कर लीजिए कि कंप्लीट लिंकेज में नया कैरेक्टर, नया लक्षण नहीं बनेगा, क्योंकि जीन पूरी की पूरी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच गए। लेकिन जो जीन अत्यधिक दूरी पर स्थित हैं क्रोमोसोम पर, तो स्वाभाविक उनमें जाने की क्षमता कम है। तब इस प्रकार की कंडीशन को इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है, जिसके कारण से मुख्य रूप से एक न्यू कैरेक्टर फॉर्म हो सकता है, न्यू कैरेक्टर लक्षण बनता है। हो नहीं सकता है, जब साथ जाने की संभावना कम है तो स्वाभाविक एक नया लक्षण उत्पन्न होता है। तो उसी को मुख्य रूप से कहा जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज, या अपूर्ण सहलग्नता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल बता सकती है, फीमेल ड्रोसोफिला मक्का में बता सकते हैं। किसमें बता सकते हैं? मक्का में मुख्य रूप से बताया जा सकता है। मीठी स्वीट पी, मीठी मटर में मुख्य रूप से इसको एग्जाम्पल के रूप में बताया जा सकता है। तो इतना आपको किसमें पढ़ना है? सीधे सीधे लिंकेज के गुणसूत्रीय क्रोमोसोमल थ्योरी में, जो टी.एस. मॉर्गन द्वारा मुख्य रूप से दी गई थी। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बिल्कुल ठीक है। तो अब मुख्य रूप से बताया जाता है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, 60 नंबर का पार्ट आएगा। इस 60 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग कंप्लीट लिंकेज पर चर्चा करेंगे। कंप्लीट लिंकेज के बारे में बताया जाएगा कि कंप्लीट लिंकेज किस में पाई जाती है और किस प्रकार से मुख्य रूप से ये लिंकेज होती है।